हेलो एवरीवन। तो यार जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज मैं एक डी जैट के सिलेबस के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। आज मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। हम देखेंगे सिलेबस, हम देखेंगे एक प्रॉपर टाइम टेबल जिसमें भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको डेली पढ़ने हैं। मैं प्रिपरेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा। कल की वीडियो में मैंने बताया था, पर इस वीडियो में मैं आपके लिए और अच्छे से रिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। थोड़ा सा रिपीटेशन होगी कल की वीडियो से, बट कोई नहीं यार, सुन लेना, थोड़ा सा टाइम लगाने में कोई बुराई नहीं है। और मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा एक एक जितने भी हमारे चारों सब्जेक्ट्स हैं उनसे एक एक करके डील करने की। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आपको नहीं पता, कि हमारा सुपर स्पीड बैच डी जैट का जो बिल्कुल लास्ट बैच है हमारा डी जैट का, इसके बाद कहीं भी आपको कोई भी हमारी क्लासेस नहीं अवेलेबल हो पाएंगी। इस बैच को आपका 1 अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर सारे टॉपिक्स के ऊपर जो डी जैट में आने वाले हैं। साथ में आपको मिलेंगे 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट डी जैट के, साथ में उसके आपके होंगे उनके प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हम आपको दे देंगे। हम आपको सैंपल पेपर्स भी देंगे। 150 टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे। और आपका 24/7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप है। हमारा जो मॉक्स पोर्टल है उसमें आपको बिल्कुल डी जैट वाला इंटरफेस दिया जाएगा और आपको प्रॉपर एनालिसिस दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का, कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में। और साथ में आपको मेरी तरफ से डायरेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलते रहेंगे। आप मुझसे डायरेक्ट टच में रहोगे। ये बैच है 5500 रुपीज़ का। इस नंबर पर व्हाट्सएप आप ड्रॉप कर सकते हो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए और ज्वाइन करने के लिए, अपनी सीट रिजर्व करवाने के लिए। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहली चीज़, प्रिपरेशन स्टेप्स क्या है, आपके क्या प्रिपरेशन के स्टेप्स होने चाहिए इस बचे हुए टाइम में। अगर अभी तक आपने नहीं स्टार्ट किया है डी जैट, या फिर कुछ कर भी चुके हो डी जैट के सिलेबस का, तो क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं इस लिमिटेड टाइम में अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए। क्योंकि सितंबर की सेकंड वीक में हमारा ये एंट्रेंस एग्जाम होने वाला, फाइनल डेट तो नहीं आई है। तो अभी आपका सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है टारगेट सेट करना। जैसे कि मैंने कई बार पहले भी बताया, यहां पे आपको 98, 99, 100% नहीं लाना दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने बोर्ड्स की तरह ड्यू में एडमिशन लेने के लिए। यहां पे आपको 400 मार्क्स में से कुछ मार्क्स लाने हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके क्लास 12 में कितनी परसेंटेज है, क्योंकि 35% वेटेज या क्लास 12 की भी है, और आप कौन सी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, किसी रिजर्व कैटेगरी से हो। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपकी कैटेगरी और 12 की परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको डी जैट में कितने मार्क्स रिक्वायरमेंट है। 300, 280, 250। अगर आपको जानना है तो भाई कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाके एक सर्च करो डी जैट कट ऑफ 2020। ये वीडियो आपके सामने आएगी, इस वीडियो को देख लेना प्रिंस अकेडमी की तरफ से, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लोगे, आपको अपना टारगेट मिल जाएगा। जितना भी मैंने उस वीडियो में बताए हैं मार्क्स, उससे थोड़ा 10 मार्क्स फालतू टारगेट करना, क्योंकि ऑलवेज हिट अबव योर वेट, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। दूसरी स्टेप आपका क्या होगा? पहला स्टेप टारगेट जानने के बाद, कि अपनी करंट पोजीशन समझो। करंट पोजीशन मतलब आपको क्या करना है, 1 या 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं डी जैट के लिए अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। अब आप में से बहुत बच्चे मुझसे पूछते हो, भैया एक चीज बताओ, अभी तक तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, ठीक, तो कैसे करूंगा मैं, कैसे दे पाऊंगा ये मॉक टेस्ट को, कैसे फायदा क्या होगा देने का। मैं आपको एक चीज क्लियरली बोल दूं यार, डी जैट एट द एंड ऑफ द डे एक एप्टीट्यूड एग्जाम है, ठीक है। ये आपका क्लास 12 का मैथमेटिक्स का अकाउंट्स का एग्जाम नहीं है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक दे नहीं पाओगे। ये एक एप्टीट्यूड एग्जाम है जो कहीं ना कहीं आपकी कॉमन सेंस, आपके बेसिक्स और आपकी करंट नॉलेज को टेस्ट, आपके उसके बेसिस पे टेस्ट करेगा, करंट नॉलेज के, ठीक है। यहां पे ये वाला सीन नहीं है कि हाँ भाई बिल्कुल जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, डी जैट का पहले 1 या 2 फुल लेंथ मॉक्स देने अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको पता चल पाए कि अभी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना आपको पहले से अच्छे से आता है, कितने बेसिक्स स्ट्रांग है आपके। तो आपको अपनी करंट स्टैंडिंग पता चल जाएगी। तो मानो अगर आपके टारगेट है, आपके फर्स्ट स्टेप से पता चला टारगेट है 300 मार्क्स, आपके आ रहे हैं 150 मार्क्स, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे को 150 मार्क्स और लाने हैं। 150 मार्क्स लगभग हो गए, यानी आपके लगभग 35 क्वेश्चंस आपको और एक्स्ट्रा करने हैं। 35 से 40 क्वेश्चंस आपको और एक्स्ट्रा ठीक करने हैं, ठीक है। 150 मार्क्स के गैप का मतलब, तो आप फिर उस टारगेट की तरफ आप बढ़ना चालू करोगे। और उस टारगेट की तरफ आप कैसे बढ़ना चालू करोगे? स्टेप 3 करके, स्टार्ट लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जितने भी सिलेबस अभी मैं बताने वाला हूं, टाइम टेबल शेयर करना वाला हूं, उसको उस टॉपिक्स को पढ़ना चालू करोगे और डेली के डेली हाथ की हाथ उन टॉपिक्स को आप प्रैक्टिस भी करोगे, जो भी टॉपिक्स आपने उस दिन पढ़े हैं। क्योंकि मैं एक चीज क्लियर कर दूं,
प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्जाम्स होते हैं। बिल्कुल ये आपके क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज की तरह नहीं है यार कि मैं आपको 10 चीजें बता दूंगा कि 10 चीजें कर लो, समझ में आ रही है नहीं आ रही तो रट लो, आपको कुछ ना कुछ तो आप कर ही पाओगे एग्जाम में। यहां पे वो सिस्टम नहीं है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक होने नहीं वाला। तो जो भी डेली लर्न करो उसको डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मुझसे बच्चे हमेशा पूछ पूछ के भाई दिमाग खराब करते हैं अपना, मेरा नहीं करते, अपना करते हैं कि कितने घंटे दिन के डिवोट करने, कितने घंटे दिन के डिवोट करने हैं। देखो दिन के आपको करने हैं कितने घंटे डिवोट, जितने ज्यादा आप कर सको। अगर आप अभी भी आवर्स के अकॉर्डिंग देख रहे हो ना, आप नहीं कर पाओगे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक, आपको बुरा लग रहा है तो मैं आपके मुंह पे सच्चाई बोल देता हूं। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो मैं दिन के 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ूंगा, तो नहीं होने वाला एंट्रेंस क्रैक। देखो अगर आपको टॉप कॉलेज में पहुंचना है, मैंने भी IIMs क्रैक करे हैं कैट के थ्रू, और मैं भी मतलब अपने क्लास 12 में मैंने अच्छे मार्क्स लाके मेरा SRCC में मैंने एडमिशन लिया था, ठीक। अब मैं आपको इसमें एक चीज बता देता हूं, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ उसका एक तरीका है, दिन रात पढ़ना। अगर आप ये सोच रहे हो घंटों के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो नहीं होगे टॉप कॉलेजेस क्रैक, ठीक है। कितने घंटे दिन के पढ़ने, जितने पढ़ सको, 8 10 12। अगर अभी भी इतने घंटे नहीं पढ़ रहे हो और अगर अभी तक आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है तो नहीं होने वाला एंट्रेंस क्रैक, सीधा मुंह पे बोल रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, यही सच्चाई है, ठीक है। आपको इतने घंटे दिन के पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपको ये टॉप कॉलेजेस के एंट्रेंसेस क्रैक करने हैं। अब मैं आपको एक चीज और बोल दूं, स्टेप 3 मैंने क्या बोला भाई, डेली लर्निंग करो, जो टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं उस टाइम टेबल के, और उनको डेली प्रैक्टिस करो। साथ के साथ स्टेप 3 के साथ आपका एक और स्टेप चलेगा, आपको वीकली या कुछ कुछ दिनों के गैप्स में फुल लेंथ मॉक्स देने हैं, ताकि जो हमारा स्टेप 1 में टारगेट था, स्टेप 2 में हमने पूछा करंट स्टैंडिंग हमारी क्या है, ताकि हम देख सके क्या हमारे जो गोल है और हमारी करंट स्टैंडिंग है क्या उसके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, और हमें और कैसे कम करना है डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको भाई अपने कॉन्करेंटली फुल लेंथ मॉक्स देते जाने हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे मेरी इस एडवाइस को इग्नोर करते हैं, और मुझे पता भी वीडियो देखने के बाद कुछ बच्चे करने वाले हैं ये चीज कि फुल लेंथ मॉक्स नहीं देंगे वो, और ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप सोच रहे हो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं फुल लेंथ मॉक दूंगा, तो इससे बड़ी गलती कर ही नहीं सकते हो आप लोग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टेप 4, कुछ नहीं, सिंपल एग्जाम देके आओ। और मैं एक चीज आपको एक बहुत पावर टिप दे दूं, एग्जाम से 1-2 दिन पहले बहुत अच्छे से रेस्ट कर लेना। एग्जाम के लास्ट 1-2 दिन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पावर टिप्स दे देता हूं आपकी प्रिपरेशन या आपके एग्जाम से रिलेटेड। पहला पावर टिप है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स जरूर देख लेना DU JAT के, बट मैं आपको इसमें एक चीज और बहुत क्लियरली बोल दूं, भाई आपको ये चीज समझनी है, ये एंट्रेंस एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स की तरह यहां बिल्कुल नहीं होता कि पिछले 10 सालों से लगभग एक ही पैटर्न, एक ही डिफिकल्टी पे आ रहे हैं पेपर। ना ये बोर्ड एग्जाम की तरह ऐसे CBSE की तरह या दूसरे बोर्ड्स की तरह शरीफ लोग नहीं होते एंट्रेंस वाले कि आपको पहले ही बता दिया भाई इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा या इस चैप्टर से 10 नंबर के आएगा, ठीक है। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट ईयर जिस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आए थे, ये भी हो सकता है इस साल उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो इस ईयर बिल्कुल 0 हो सकता है। तो यहां पे अनसर्टेनिटी होती है, पर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने से ना आपको आइडिया लग जाता है कि यार किस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं। और देखो ऑब्वियसली पैटर्न रिपीट होने के भी चांसेस होते हैं, पर हाँ प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते यहां पे बोर्ड एग्जाम्स की तरह, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो बच्चे स्पेशली जो बच्चे अब स्टार्ट कर रहे हैं, आपको इस माइंडसेट से स्टेप 3 परफॉर्म करना है, यानी लर्निंग और प्रैक्टिस का स्टेप, कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ो या जो भी कोई टॉपिक करो, उसके प्रॉपर नोट्स हाथ के हाथ बनाते जाना और उसको अपने दिमाग में प्रॉपरली बिठाते जाना। बिठाते जाने का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं कि चलो अब कर लिया, दोबारा बाद में रिवाइज करके इसको पक्का कर लूंगा, नहीं। जो टॉपिक जिस दिन पढ़ रहे हो उसको उसी दिन पक्का करने की कोशिश करो, ठीक है। बाद के लिए कम से कम टॉपिक्स छोड़ो, क्योंकि हमारे पास रिवीजन का ज्यादा टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। तो भाई अपने आप को एक्टिव माइंड से पढ़ना, जो भी पढ़ो। और तीसरी चीज हमारी कि डेली रिवाइज करो जो आपने पुराने दिनों का पढ़ा है, क्योंकि भाई आपके वोकैब, आपके क्वांट्स, ये चीजें या फिर करंट अफेयर्स, ये चीजें हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बना देना, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, और डेली बेसिस पे पुराने दिनों का हल्का हल्का रिवाइज करते जाना है। सोते हुए उठते हुए अपने दिमाग में वो चीज करके अपने दिमाग से रिवाइज करते रहना।
आपके दिमाग में ये बहुत मतलब पूरा दिन होनी चाहिए यार ये चीज़, अगर आपको टॉपर बनना है इस एग्जाम में या फिर आपको अच्छे मार्क्स ला के बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि अभी तक उन बच्चों के लिए स्पेशली जिन्होंने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है, ठीक है, पॉसिबल पूरा है, मैं बोल दूं क्लियरली बिल्कुल पॉसिबल है, पर मेहनत लगेगी अगर आप इस टाइम स्टार्ट करके एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो। और ये पावर टिप दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैंने पीछे भी बहुत बोला है, फुल लेंथ मॉक्स रेगुलरली देते जाना प्लीज, अपने सिलेबस खत्म होने के लिए मत वेट करना, गलती होगी इससे ज़्यादा और मैं क्या ही बोलूँ यार। सिलेबस भाई क्या है, एग्जाम पैटर्न मैंने कल भी बताया था, आज भी जान लेते हैं। क्वांट्स 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, बिजनेस अवेयरनेस, करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चंस, और हमारा वर्बल के भी 25, LRDA के भी 25 क्वेश्चंस, ठीक है। अब टाइम टेबल पे आने से पहले मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ टिप्स दे दूं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बता दूं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस हमारी ड्यू जैट में 25 क्वेश्चंस है, करंट अफेयर्स, बिजनेस अवेयरनेस और जीके जनरल नॉलेज, ये 3 तरीके के सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर जिनसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ये जो सेक्शन है इजी टू मॉडरेट होता है अगर किसी बच्चे को नॉलेज हो तो, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं होता है सेक्शन अगर आपको नॉलेज है, जो कि हमारे कोर्स में भी हम आपको प्रॉपर देंगे अगर आप एनरोल करते हो, तो फिर आपको कोई इतना डिफिकल्ट ये सेक्शन लगेगा भी नहीं। और ये सबसे स्कोरिंग सेक्शन है क्योंकि भाई 25 क्वेश्चंस को आप 10 मिनट्स में अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको आता है। हाँ, रटने का काम बहुत है यहाँ पे क्वांट्स की तरह प्रैक्टिस नहीं करनी, यहाँ पे रटना है, बट हाँ वो चीज तो करनी पड़ेगी। अब इसमें सबसे ज्यादा मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, भैया करंट अफेयर्स कौन से मंथ के करो। देखो यार, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका सितंबर में होना है एग्जाम, तो आप कम से कम 1 साल के मॉक्स यानी अगस्त 2020 से लेके आपके अगस्त 2019 से तक, मतलब वहां से स्टार्ट करके अगस्त 2020 तक करो। मेरे को समझ गए होगे तो मेरी बात, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, बट मैं आपको ये चीज कह रहा हूं करने हैं, बट रिकमेंडेड कहां से कहां तक करने, जनवरी 2019 से अगस्त 2020 तक। इसका रीजन सिंपल ये है यार, क्योंकि करंट अफेयर्स को अगर आप पीछे से कवर करते हुए आओगे ना, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी जो आप वैसे मिस कर दोगे, जो कि आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। जैसे मानो जनवरी 2019 में आर्टिकल में बता रखा था कि कॉटन मिल कौन सी इंडिया की सबसे बड़ी है या कहां पे है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन आपके एंट्रेंस में काम आ सकती है अगर आप वहां के आर्टिकल से ये चीज पढ़ लो, ठीक है। हमारे पास पूरे मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस होती हैं, नोट्स होते हैं, तो इस तरीके से हम कवर करवाते हैं। बाकी आप जहां पे भी एनरोल है, जहां से भी कर रहे हो, रिकमेंडेड यही है आप 2019 जनवरी से स्टार्ट करो। अब आपकी बात मैं एक और बिजनेस अवेयरनेस में कर देता हूं। बिजनेस अवेयरनेस को भी हम थोड़ा और डिटेल में टाइम टेबल में डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, बिजनेस अवेयरनेस में मोटा मोटा यहाँ पे हमारा बहुत सारी चीजें क्या आती हैं, हमारी ब्रांड से रिलेटेड, कि उस ब्रांड क्या टैगलाइन है, लोगों को क्या है, उनके एमडी कौन है, सीईओ कौन है, और भी कई सारी चीजें आती हैं। मैं आपको यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, फर्दर हम डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि यार देखो, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट से काम लेना पड़ेगा, अपनी नॉलेज की जो रेंज उसे वाइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, मानो एक क्वेश्चन आया कि अमूल के एमडी का क्या नाम है, अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या नाम है, आपको नहीं पता, आपने गूगल किया, आपने सर्च किया, लिख लिया, आपने याद कर लिया, ठीक है। बट साथ की साथ ये मत करो कि अमूल के एमडी, आपको इंटरेस्ट ये दिखाना पड़ेगा कि यार अमूल के एमडी का तो चलो मैंने नाम कर लिया, क्या मुझे टीसीएस के एमडी का नाम पता है, क्या मुझे इन्फोसिस के एमडी का नाम पता है, या मुझे क्या टाटा के सीईओ का नाम पता है। तो ऐसी चीजें आपको खुद से भी इंटरेस्ट दिखा के डिस्कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आप करंट अफेयर्स जब आप पढ़ रहे हो, देखो हमारे कोर्स में बच्चे जितने भी एनरोल्ड है उन्हें मैं बोल दूं, हमने आपको मॉक्स भी दिया, नोट्स भी दिए, वीडियोस भी दिए, आपको वो सब करना है, पर इकोनॉमिक टाइम्स डेली एक पढ़ना जरूरी है 15 मिनट के लिए सुबह, ठीक है। अब देखो, जब आप करंट अफेयर्स करो, मैं आपको बता दूं 3 चीजों पे जिनको आपको फोकस करना है। पहली चीज, आपको सारे इवेंट्स मेजर याद रखने हैं, ठीक है, और उनके ईयर, जैसे द ग्रेट डिप्रेशन 1928 टू 1932, .com बस्ट 2002, ठीक है, रियल एस्टेट क्राइसिस 2008, ठीक है। तो आपको ये पता होने चाहिए कि ये मेजर इवेंट्स और उनके ईयर्स क्या थे। साथ में आपको मेजर लोगों के नाम पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रेसिडेंट कौन है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, या फिर अपने इंडिया से या अलग अलग कंपनीज के सीईओ, एमडीज, ये सब कौन है। और तीसरी चीज, डेटा हमेशा याद रखना कि भाई इन्फ्लेशन इंडेक्स हमारा क्या रहा, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही। तो ऐसे डेटा पॉइंट्स भी याद रखना जरूरी है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, मैं इसमें ज्यादा कुछ मेरे पास कहने को है नहीं, बस मैं ये बोलूंगा लॉजिकल रीजनिंग बहुत ईजी होती है डीयू जैट की कंपैरेटिवली। हमारी इस साल भी एक्सपेक्टेड यही है कि ईजी हो, बट मैंने बोला भाई पैटर्न्स का कुछ पता नहीं, कुछ भी चेंज हो जाए, बट अभी तक की ईजी रहती है। यहाँ पे आराम से 22 से 25 क्वेश्चन आप सही करके आ सकते हो। और लॉजिकल रीजनिंग में मैं एक और चीज बोल दूं, जब बच्चे लॉजिकल रीजनिंग
रीजनिंग करते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन छोड़ देते हैं, यानी वो अपने टैबलेट, अपने टेबल्स, अपने पाई चार्ट्स, ये सारे टॉपिक्स को कवर करना छोड़ देते हैं कि चलो लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। मैं ये बोलूंगा भाई डेटा इंटरप्रिटेशन भी कर लेना, छोटे से टॉपिक्स है, बट फायदा ये होता है, देखो क्या होता है डेटा इंटरप्रिटेशन के जो टॉपिक्स है ना, कभी कभार क्वांट्स में और एलआर में मर्ज होके आ जाते हैं। जरूरी नहीं है अलग से क्वेश्चन आए डेटा इंटरप्रिटेशन में, टेबल्स पे आप पे अलग आ गया, की स्लिट्स पे अलग क्वेश्चन आ गया, बट वो आपके एलआर के या क्वांट्स के क्वेश्चन में मर्ज होके आ सकता है, तो डीआई कर लेना, ठीक है। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो यहां पे सबसे बड़े क्वेश्चंस क्या रहते हैं, देखो मैं यहां पे बोल दूं, कई बच्चे प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हैं, मैं भी बोलता हूं भाई हायर मैथ्स ज्यादा रहती है डीयूजैट में, पर इसका मतलब ये नहीं है क्लास 10th तक की मैथ्स को आप इग्नोर कर दो, ये नहीं करनी है गलती, क्योंकि आपकी क्लास 10th तक की भी मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। हायर मैथ्स में मैं आपको एक चीज बोल दूं, क्लास 12th की मैथ्स पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 11th क्लास की मैथ्स को आपको ज्यादा करने की कोई नीड नहीं है। अगर आप करना चाहते हो 11th क्लास की मैथमेटिक्स, मैं आपको तभी बोलूंगा कि इतने लिमिटेड टाइम में 11th क्लास की मैथ्स सिर्फ तभी छूना जब आपको अच्छे से पता हो, आपका इंटरेस्ट हो, आपको हाथ बैठा हुआ हो, तो उठा के देखना, क्योंकि यहां से 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आपका 11th क्लास की मैथ्स करने का मूड है तो ज्यादा सारी बुक भी नहीं करनी, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन एंड फंक्शंस कर लो 11th क्लास की मैथ्स से। और अगर आपका 11th क्लास की मैथ्स में कोई बहुत अच्छा हाथ नहीं है तो वो भी आप स्किप कर सकते हो अभी के लिए, तो एटलीस्ट अभी के लिए आप क्लास 12 की मैथ्स पे फोकस रखना और अपनी 10th क्लास तक की मैथ्स पे फोकस करना। अब सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं भैया 12th क्लास की मैथ्स अगर मैं पढ़ रहा हूं तो भाई मेरे को क्या एनसीईआरटी करनी है, आरडी शर्मा वगैरह करनी है? मैं ये बोल देता हूं, आपके हायर मैथ्स से जो क्वेश्चन आते हैं डीयूजैट में वो एनसीईआरटी लेवल पे ही आते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आते हैं क्वेश्चंस, कोई बहुत हायर कॉन्सेप्ट पे नहीं आते हैं। बट हाँ, आपके सीबीएसई की तरह या फिर दूसरे बोर्ड्स की तरह मेहरबान नहीं होगा डीयूजैट के बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, उसमें वो चेंजेस करेंगे, उसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस लाएंगे। क्या कॉम्प्लिकेशंस लाएंगे उसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप रेफर कर लो, उससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है इस चीज को जानने का, ठीक है। तो अगर आप वो कर लोगे आपका काम बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अभी क्लास 12 की मैथमेटिक्स भी आपने रिसेंटली पढ़ी है, तो आपको बहुत क्विकली समझ भी आ जाएगा कि इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। रही बात वर्बल की, वर्बल भी आपका इजी टू मॉडरेट ही होता है डीयूजैट में, पर आपका वर्बल में मेन फोकस जो होना चाहिए वो आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज और वोकैबुलरी में होना चाहिए, क्योंकि यहां मोस्टली क्वेश्चन आपके आरसी से रहते हैं या फिर वोकैबुलरी रिलेटेड रहते हैं। वोकैबुलरी रिलेटेड कैसे? स्पेलिंग के क्वेश्चंस आ जाएंगे, सिनोनिम्स के आ जाएंगे, एंटोनिम्स के आ जाएंगे, ईडियम के आ जाएंगे, फ्रेजेस के आ जाएंगे। तो मतलब भाई ये आपका सारा मोटा मोटा काम यहाँ पे वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, इन सब का होना है। तो वोकैबुलरी बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, आपके ईडियम्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो इस पे, इन दोनों चीजों पे आपका बहुत अच्छा फोकस चाहिए। और मैं आपको एक रिकमेंडेशन भी दे देता हूं, एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी, वो बुक अगर आप कर लोगे तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए आते हैं हमारे टाइम टेबल की तरफ। देखो ये 20 डेज का मैंने आप लोगों को टाइम टेबल दिया है, तो मैं आपको एक चीज रिकमेंडेशन पहले बोल दूं कि अगर आप इस टाइम टेबल से थोड़ा सा भी लेट चल रहे हो, ठीक है, थोड़ा 20 डेज का है, ठीक है, अगर आपको लग गए थोड़ा 1-2 दिन या एक दिन का शेड्यूल आपका एक दिन में जितना हमने टारगेट दिया उतना नहीं कंप्लीट हो रहा, तो टेंशन मत लेना, घबराना मत, कोई नहीं। एक दिन का शेड्यूल अगर आप 1.5 दिन में भी कर लोगे तो कोई इतनी पैनिक वाली बात नहीं है, 1-2 दिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ज्यादा कोशिश करना कि एक दिन का टारगेट मोस्टली आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाए। आप एक दिन को 1.5 दिन में ज्यादा टाइम नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको ये टाइम टेबल एक्सप्लेन करने से पहले एक और बोल दूं, जितने हमारे बच्चे एनरोल्ड हैं हमारे कोर्स में, ठीक है, या फिर अगर आप भी पढ़ रहे हो अपने कोर्स के लिए, देखो मैंने यहाँ टाइम टेबल दिया है, तो जैसे अगर आप चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस करने बैठे हो अपनी हायर मैथ्स का, तो भाई हमारे जितने बच्चे उनको मैं बोल दूं आपको सारी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है रिलेशन एंड फंक्शंस की। हमने आपको सारी की सारी एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल, सारी एक्सरसाइजेस, सारी मिसलेनियस दे रखी है, ठीक है। तो आपको सारी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कई चीजें ऑलरेडी आती होंगी। हमने आपको एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया पूरा, तो जो चीजें आती हो उनको आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बोल दूं, जितने भी बच्चे हैं जो कहीं और से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, भाई डीयूजैट में आपकी जो 12th क्लास की मैथ्स है उससे मिसलेनियस लेवल तक के इंटीग्रेशन या मिसलेनियस लेवल, इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे।
आपके जो है वो बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आने वाले, 6 नंबर के क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले, आएगा नंबर आपका वही 4 मार्क्स का, ठीक है, एमसीक्यू बेस पे। तो आपको बहुत लेंदी क्वेश्चंस करने की नीड नहीं है यहाँ पे। अगेन प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते क्या करना है। देखो सबसे पहले हायर मैथ्स की बात कर लूं। डीयू जैट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन एंड फंक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर मैथ्स का। आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशिएशन और कॉन्टिन्यूटी और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसमें वीक हो तो बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना इसमें, ठीक है। बट अब रिकमेंडेड ये है कि आप कर लो। वेक्टर और 3D भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके डीयू जैट के हिसाब से। और डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी आपको टाइम मिले तो आप बिल्कुल इन्हें भी कर लेना, ठीक है। बट हाँ, मैं वार्निंग दोबारा दे दूं, पैटर्न का कोई भरोसा नहीं है। पिछले साल ये इंपॉर्टेंट तो इस साल अनइंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दिया है कि ये टॉपिक्स कर लो अच्छे से, बेनिफिट रहेगा। बट हाँ, चेंज भी हो सकती है चीजें, इस वजह से आपको मैंने और भी सारे टॉपिक्स बोला है करने को। अब देखो रही बात क्वांट्स एंड डीआई की, आपको क्वांट्स एंड डीआई के ये सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों के यहाँ लिखे हुए हैं। आप जिस भी बुक से रेफर कर रहे हो, जिस भी कोचिंग से रेफर कर रहे हो, ये मेक श्योर कर लेना है सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएं। अब देखो यहाँ पे बिजनेस अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के लिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। करंट अफेयर्स के लिए आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टाइम टेबल में 20 डेज के, पिछले महीने से, पिछले साल से स्टार्ट करके इस साल के आपके मतलब सॉरी इस साल के स्टार्ट करके पिछले साल तक के सारे आपको कवर करने की ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक पहुंचने की जरूरत है। इस टाइम टेबल में जून तक की जगह थी, बट आपको अगर फ्री टाइम मिले तो आप पीछे के भी जाके कर लेना, ठीक है। और हमारा बिजनेस अवेयरनेस में हमें क्या क्या मेन देखना है, मेन बिजनेस ग्रुप्स, प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। कंपनीज, फाउंडर्स जो जितनी मेजर हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी मेन कंपनी थी और कौन से फाउंडर थे। बिजनेस पर्सनैलिटीज, बुक्स, कैंपेन्स, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स और लोगोस, इन सब के बारे में हमें एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी आपके आगे यार देखो ये लिखा ही हुआ है सिलेबस, आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस यहाँ पे सारा है। स्टैटिक जीके हमारी बहुत ज़्यादा नहीं आती है हमारे डीयू जैट में, बट स्टिल हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें करना, तो देखो यार सब सीधा सीधी सी बात है, सब कुछ करना ही पड़ेगा। और हमारी यहाँ पे है भाई लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल, यहाँ पे मैंने बता ही दिया आपको क्या इंपॉर्टेंट है और ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। साथ ही साथ मैंने बोला यहाँ पे प्रैक्टिस करते जाना और फुल लेंथ मॉक कोशिश करना वीकली या हर 5 दिन में दे पाओ। और आपके फिर ये सारा सिलेबस होने के बाद ये सारा आपको रिवाइज करना है अच्छे से और फुल लेंथ मॉक डेली दे के डेली एनालाइज करना है। तो ये है आपका टाइम टेबल। 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगे टेंशन मत लेना, बट हमें इस टाइम टेबल को फॉलो करके हमारा ही क्रैक हो जाएगा। इसका डाउनलोड लिंक है नीचे आपका कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइज आपके एंट्रेंस के लिए एंड बाय।